गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तानी गलत हो और हमारे समाज के ऊपर तुम उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ करके तुम्हारे पैकेट में डाल देंगे, उसका भी काम करते हैं। समाज के लोगों के सुख दुख में मैं उनके साथ रहूं, समाज के लोग मुझे अपने गर्व के साथ कह सकें कि हाँ संतोष अरुण यादव जो है वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है। अच्छा, यादव जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार और मैं हूं आपका दोस्त पंकज यादव। अभी हमारे साथ भोजपुरी गायक एवं राष्ट्रीय यदुवंशी सेना के अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी हैं। हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा जाता है कि ये पहले बहुत ही नरम मिजाज के थे और अभी कभी कभी इतने मतलब कि आग बबूला टाइप के हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ और इन्होंने गायकी लाइन को क्यों चुना, खास बातचीत करने के लिए आज यहाँ पे हम पहुँचे हैं और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है जस्ट बिहार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि आपने इस गायकी लाइन को क्यों चुना? सबसे पहली चीज़ कि फेमस होना सबको अच्छा लगता है, लोग आपको जाने, आप लोगों को जाने। उसके बाद जैसे हमें ऐसा लगा जैसे बचपन से ही गीत संगीत से बहुत लगाव था। बचपन में काफ़ी बच्चे थे, उसी समय चैता होली ये सब गाया करते थे। जगह जगह दो गोला हुआ तो वहाँ पे भी पहुँचा करते थे। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री देवनंदन यादव जी और मेरे पिताजी श्री रामाशीष प्रसाद यादव जी जहाँ तक कोशिश हुआ उन्होंने किया कि इसे एक कलाकार बनाए, लेकिन एक वक्त आया खास करके जब मैं 7th क्लास में था। अच्छा। जब हुआ कि कितना तक पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई MCA सेकेंड ईयर तक हुई और उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व हो गए, वहाँ तक स्टे मतलब कह सकते हैं MCA तक। अच्छा, उसके बाद जब आप इस गायकी लाइन में आए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने में? देखिए, एम्बिशन आपका जितना बड़ा होगा उतना प्रॉब्लम तो होगा, संघर्ष उतना होगा। अब हाँ। मान लीजिए कि जिसका एम्बिशन ही है कि एक तल्ला मकान बन जाए, तब तो जाहिर सी बात है कि एक तल्ला के अनुसार ही उनका संघर्ष होगा। हाँ। अब जिनका एम्बिशन है कि हमारा अपार्टमेंट बने, बिल्डिंग बने, सोसाइटी बने, तो फिर क्या होता है कि उसी लेवल का उनको आवश्यकताएं की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकताएं होती है मटेरियल की, समय की। तो वैसे ही हमारा एम्बिशन ही था कि या आज भी हमारा एम्बिशन पूरे समाज को लेकर के होता है। अच्छा, भविष्य में आपका क्या एम्बिशन है? भविष्य में जैसे समाज के लोगों के सुख दुख में मैं उनके साथ रहूं, समाज के लोग मुझे अपना समझें, यही मेरा एम्बिशन है। गायकी लाइन में? गायकी लाइन में ठीक है, गाना गा रहे हैं। गायक या गायकी बाद में, पहले एक इंसानियत है जी। और पहले हम उसी को अपना समझते हैं कि हमें एक इंसान के तौर पे समाज का बेटा बनना है, भाई बनना है, उनका दोस्त बनना है, साथी बनना है। बाकी तो गायकी तो है ही है, गायक तो भरे पड़े हैं, लेकिन उन गायकों में समाज का रियल बेटा कौन बन पाता है, समाज के दुखों में कौन हाथ बटाता है। तो यहाँ पे संतोष अरुण यादव चाहता है कि वहाँ पे संतोष अरुण यादव का नाम आए, लोग गर्व के साथ कह सकें कि हाँ संतोष अरुण यादव जो है वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जिस तरह से आप नरम मिजाज से बात कर रहे हैं, कभी कभी आप आग बबूला हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सिचुएशन है ना, जैसे गुस्सा और प्रेम ये प्रकृति का दो भाग है जी। और दो उपहार कह सकते हैं जो इंसान में दिया हुआ है। जहाँ पे प्यार से काम चल सकता है वहाँ पे प्यार से हर चीज़, लेकिन जहाँ पे लोग प्यार की बात समझते ही नहीं हैं तो फिर वहाँ पे फिर तो बातें फिर करनी पड़ेंगी ना। फिर वहाँ तो पे उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, घी जब निकालना है उसको सीधा उंगली से निकालिएगा तो जाकर नहीं निकले, तो फिर उंगली टेढ़ा भी करना जानते हैं। और चूँकि हम दादा श्री कृष्ण के वंशज हैं तो उन्होंने भी बहुत बहुत बार ऐसे उदाहरण पेश किए कि किसी कार्य को टेढ़ी उंगली से करने से पहले बहुत आरजू विनती भी वो करते हैं, बहुत
कोशिश करते हैं कि मामला आराम से निकल जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्त जो कि दिक्कत होता है तो फिर वहाँ पे उंगली टेढ़ा किया जाता है। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप इस लाइन में आए तो अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? अपने मम्मी पापा को। अच्छा, जब आप इस गायकी लाइन को चुने उसके बाद अभी आप यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक आपने बहुत जगह गया, जैसे कटिहार नरसंहार हुआ था, उसको लेकर आपने बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि गाली भी दिया था। ऐसा गाली देना क्या लगता है आपको वो उचित था? दुनिया का हर वो कार्य उचित है अगर किसी इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए किया जाए तो दुनिया का हर कार्य उचित है। आप देखते हैं कि सरकार जो होती है या जो संविधान में हमारा लिखा हुआ है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार भी बांटा जाता है। संविधान में लिखी हुई चीज़ें हैं कि अगर आत्मरक्षा हेतु अगर आप किसी का हत्या भी कर देते हैं तो वो हत्या भी जुर्म नहीं है। अच्छा, तो अभी तक क्या हुआ? जो नरसंहार हुआ था उसका अभी तक क्या हुआ? अरे उसकी मोहना ठाकुर की माँ गिरफ्तार हुई, जेल में भेज दी गई। पहले तो इन चीज़ों को दबाने का प्रयास किया गया, उसके बाद कुछ और जो जैसे पॉलिटिकल लोग थे वो भी गए वहाँ पे, वो भी गए, उसके बावजूद मामला लाइट में नहीं आया। आरएसएस और बीजेपी तमाम ताकत लगा दी कैसे कटिहार मामले को दबा दिया जाए। अच्छा, वहीं पे 60 किलोमीटर दूर में भागलपुर में हुआ था, एक नीलम यादव जी के साथ एक घटना घटी थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो वहाँ पे आरएसएस, बजरंग दल, कौन कौन तमाम लोग पहुँच गया और कटिहार में कोई नहीं पहुँच रहा था ताकि उसको कटिहार वाला मामला को दबा दिया जाए। अच्छा, उसके बाद फाइनली जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचे तो भाई कितने दिन तक दबा सकते हो, जो संभव नहीं है ना। वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद हमारे ऊपर केस भी हुआ कटिहार प्रशासन के द्वारा। तमाम कोशिश की जा रही थी कि मोहना ठाकुर को बचाया जाए, प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही थी। प्रशासन के द्वारा बचाया जाता था कि मोहन ठाकुर को बचाया जाए? हाँ, तब ना आखिर उसको गिरफ्तार समय रहते क्यों नहीं किया गया था। अच्छा, लेकिन ये एक उदाहरण है तमाम लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, कि आपने देखा कि कटिहार में मोहना ठाकुर को बचाने का बहुत प्रयास किया गया भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कटिहार प्रशासन के द्वारा, लेकिन आपके भाई संतोष रेणु यादव का एक मजबूत आवाज़ आज उसके नाक में दम करके रखे हुए है। उसको वो बेदम हो चुका है मोहना ठाकुर, भाग रहा है। भागते भागते अंततः मोहना ठाकुर की माँ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, जबकि वो वर्तमान मुखिया भी हैं। तो आवाज़ उठाइए, आवाज़ जब तक आप उठाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है और समाज को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो। अच्छा, एक और बात है, खास तौर पे आपको देखा जाता है कि आप मतलब कि यादव के लिए कुछ ज़्यादा ही आक्रोशित हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, यादव बैकवर्ड समाज, SC/ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, जी हमेशा इनका शोषण हुआ है, जी, हमेशा शोषण हुआ है। ये तो शुक्र मनाइए कि परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 के आसपास बिहार में सत्ता संभाले, जिसके बाद काफ़ी हद तक उस शोषण को उन्होंने कम किया। जो दबी हुई समाज थी, जो दबी हुई आवाज़ें थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा बल दिया, ताकत दिया, और वो आवाज़ें भी कुछ कह सकती थी, कुछ कही। तो फिर से ये जो लगातार पिछले 17 साल से बिहार में जो भाजपा और आरएसएस, जो सामंतवादी जो सरकारें जो बनी, फिरका परस्त की जो सरकारें बनी, जो हिंदू मुस्लिम जात पात की जो सरकारें बनी है ना, उसका एक ही उद्देश्य होता था कि किस प्रकार से समाजवादियों को, किस प्रकार से बैकवर्ड के लोगों को
अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, SC ST लोगों को दबाया जाए। जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तब तो तमाम शिवहर सुबोध राय हत्याकांड, शिवहर में ही 2 सगे दलित महादलित भाइयों के सगे थे दोनों, उनकी हत्या कर दी गई। आप चले जाइए मधुबन में, चले जाइए मोतिहारी में, वहाँ पे विश्वनाथ यादव की हत्या हुई। अगर आप चले जाइए बेतिया में, तो बेतिया में दिनेश्वर यादव की हत्या हुई। करहगर में विजेंद्र यादव जी प्रमुख साहब की हत्या हुई। कैमूर के सलथुआ में चंद्रमा यादव जी की हत्या हुई। गया में बहन नीलम यादव जी की गैंग रेप करके हत्या कर दिया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें जो थी, ये सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश किया जा रहा था। आखिर यादव को ही लोग क्यों करते हैं टारगेट, ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। क्योंकि यादव जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, और कभी भी आप यादव के बगल में कोई भी समाज का लोग है उसके साथ आप गलत करेंगे, तो यादव में एक गुण होता है कि अगर वो गलत किसी के साथ भी देख लेंगे ना, तो वहाँ पे वो उस लड़ाई में खुद को डाल देते हैं और जो गलत कर रहा है उसका विरोध करते हैं। वहाँ पे उसका खून खौल उठता है। हाँ, उसका खून खौल उठता है। जिनके साथ अन्याय होती है, जो शोषित समाज है, उनका साथ देती है यादव कम्युनिटी। इसीलिए लोग यादव समाज को लोग ज़्यादा ही कुछ टारगेट करता है। तो जिसको जितना ज़्यादा टारगेट करोगे, हाँ, अगर तुम सही हो तब तुमको हम सपोर्ट करेंगे। अगर तुम गलत हो और हमारे समाज के ऊपर तुम उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ करके तुम्हारे पैकेट में डाल देंगे। उसका भी काम करते हैं। अच्छा, आपको डर और नहीं लगता है? किसी को कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कि बिना एकदम डरे हुए बोलते हैं, आपको डर और नहीं लगता है? उसका फिक्स है का कि वो उतने दिन जिएगा, और हमरा कोनो फिक्स है कि हम इतने दिन जिएंगे? उसका फिक्स है 2-4 हज़ार बरिस जिएगा, जगरा से डरे। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपको कहीं जा रहे हैं, गाड़ी रोक लिया कि ऐसा कर देंगे, वैसा धमकी उमकी मिलता होगा लगता है? बहुत बार धमकिए पर तो ओखनी के जिंदगी है। ओखनी धमकिए तो देवे करता है, लेकिन उससे ये थोड़े हमको मतलब है। हम जो लड़ाई लड़ते हैं, तो आखिर देखिए, हम लड़ाई लड़े, यादव की लड़ाई तो लड़ते ही हैं। जैसे अम्बा में सुजीत मेहता जी की लड़ाई लड़े, बैकवर्ड समाज से हैं। शिवहर में दलित महादलित समाज की लड़ाई लड़े। आप कहीं भी आप देखिएगा हमको, हम ऐसा नहीं है, अपर समाज की भी लड़ाई लड़ते हैं। कटिहार वाले मैटर में ही एक सिंधु सिंह हैं, 38 वर्षीय महिला, उनको यही मोहना ठाकुर का गैंग उनको किडनैप करके कहीं बेच दिया या मार दिया। वो बाईकास्ट राजपूत समाज से हैं, सिंधु सिंह जी। उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो ये अब हम कैसे समझाएं अगले को कि हमारी लड़ाई जो है वो अत्याचारियों से है, किसी जाति या किसी धर्म से नहीं है। जो अत्याचार करेगा, चाहे वो जिस जाति से हो, हम उससे फाइट करेंगे। हाँ, विशेष हमारा, चूँकि हम जिस समाज में जन्म लिए हैं, हमारा समाज है शोषित समाज, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो उसमें, चाहे वो SC ST समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो। अब हम इन लोगों की तरह, जो लोग बोलते हैं कि संतोष रेणु गलत करता है, उनके तरह हम भी यहाँ के मुसलमान को पाकिस्तानी न कह देंगे। इसके तो सांसद भी